बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, और 7 एजेस ऑफ मैन के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके एडमिन को भेज दूंगा। आपके एडमिन जो है वो आप तक वो भेज देंगे, सही है। अच्छा जनाबी वाला, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा याद रखना, ये जो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरे साल चलता रहेगा हमारा, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है। ये शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आसान टॉपिक नहीं है सेकेंड ईयर के रिस्पेक्ट से। और क्या नाम है, और 9th 10 में तो एक अलग चीज होती थी, और लेकिन ये सेकेंड ईयर के रिस्पेक्ट से आपको समझ में आएगा। अच्छा, पूरे साल चलने का मकसद ये नहीं है कि पूरे साल चलता रहेगा। पूरे साल चलने का मकसद ये है कि मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक हिस्सा मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा, वो जितने भी दिन में हो जाए। ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन में अंदर हो जाए। मतलब अभी आज ये क्लास है, आज तो ये तो बहुत छोटी सी क्लास होगी, सही, इतनी लंबी नहीं हो सकेगी क्योंकि 6:30 पे तो मुझे ऑफ करना होगा आपको। बहुत ज्यादा 6:35 6:40, सही है। अच्छा, और आपका ये कल की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ मैं डिफाइन कर सकूंगा, प्रैक्टिस नहीं करा सकूंगा, सही है। उसके बाद जो एक और क्लास आएगी उसके अंदर मैं एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस करा सकूंगा। तो मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर रोक दूंगा, फिर एक चैप्टर एक दो पोएट्री पढ़ाकर फिर कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर रोक दूंगा। इस तरीके से 5 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड करा हुआ है, सही है। अच्छा, ये 10 नंबर के आते हैं, और बेटा इसको इजी मत लेना, वरना वरना कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जनाब वाला स्टार्ट करते हैं। जी देखो बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर, या आप अगर पूरा एशिया कहें तो इसे एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम बड़े हंसी खुशी दिया जाता है, नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन नहीं कहते, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन नहीं कहते, सही है। नरेशन कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को, सही है। खाली इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहा जा सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन नहीं कहा जा सकता, सही है। डायरेक्ट स्पीच में आप किसी के डायलॉग बोलते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में आप किसी की बात को अपने अल्फाज में बताते हैं। तो अपने अल्फाज में किसी की बात बताना नरेशन कहला सकता है, कहलाता है। आप लोगों ने हो सकता है स्कूल में नैरेटिव ऐसे लिखे हों, जिन्होंने लिखे होंगे उन्हें नैरेटिव ऐसे का मतलब समझ में आ गया होगा, नैरेटिव ऐसे, सही है। तो नरेशन अपने अल्फाज में, सही है, कोई बात बोलना। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं अब यहां से, ये क्लियर। सी, देखो बेटा, जनाबे वाला, ही सेड टू मी, कॉमा, और दो वावे नॉल लग रहे हैं, जैसे कि ये केरा और एक केरा, और बीच में लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू बाय अ कार। बेटा इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा गौर से। देखो, ही सेड टू मी, इतना हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, है ये। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच इसे नहीं कह सकते। रीजन बता रहा हूं क्यों, सही है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, इसे कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब नहीं कहा जा सकता। में तो आप पढ़ के आते हैं भैया, क्या कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, भाई इसे स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब कहो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। राइट वाले को कहते हैं भाई आप रिपोर्टेड वर्ब का या रिपोर्टेड स्पीच का है, कुछ भी कहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। रीजनिंग कर देता हूं, वजह बता देता हूं क्यों नहीं कह सकते। देखो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं ही सेड टू मी, और जैसी मैंने आपसे कहा ही सेड टू मी, और कहने के बाद मैं खामोश हो गया, तो आप मुझसे सवाल क्या करेंगे।
क्या कहा भाई उसने आपसे? आप कह रहे हैं ना ही सेड टू मी, उसने आपसे कहा क्या? मैं खामोश हूं। फिर मैंने कहा ही सेड टू मी, तो आप बोलेंगे भाई क्या कहा बताएं तो सही। फिर मैंने बोला ही सेड टू मी। फिर आप बोलेंगे यार अजीब बात है यार, आप अजीब हरकत कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आप बोल रहे हैं ही सेड टू मी। भाई क्या कहा बताएं तो, क्या कहा? इसका मतलब मैंने एक्चुअल बात बोली ही नहीं है। इसका मतलब है मैंने एक्चुअल बात बोली नहीं है। तो बेटा जब मैंने एक्चुअल बात बोली नहीं है तो मैं इसे स्पीच कैसे कह दूं? ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ ना, स्पीच तो नहीं हुई। स्पीच कहते हैं एक्चुअल बात को, एक्चुअल बात हुई, ये तो एक्चुअल बात नहीं हुई। तो एक्चुअल बात ये तो नहीं है। एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात ये है। सही? यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? सही है। अच्छा, ये एक्चुअल बात है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये तो रेफरेंस भी हो सकता है। ये तो रेफरेंस है, मैं कह रहा हूँ भाई उसने मुझसे कहा है ऐसा, मेरा अपना ओपिनियन थोड़ी ना, मैं गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ी ना जा रहा, वो जा रहा है। ये तो रेफरेंस है, रेफरेंस भी कह सकते हैं आप इसको। सही है। एक बात तो मैंने आपको लॉजिकल बता दी। अब याद रखने के लिए एक और बात सुन लीजिए, समझने के लिए। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने गए, सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो सारे कौन हुए? नमाजी हुए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, एक नमाज पढ़ा भी तो रहा है उनमें, जो सबसे आगे खड़ा हुआ है दरमियान में, तो वो क्या नमाजी नहीं है? भाई वो भी तो नमाजी है। उसको बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं उसे खाली नमाजी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मिलिए इनसे ये पेश इमाम है। तो पेश इमाम भी तो नमाजी होता है, लेकिन उसे मैं एक नया रुतबा दे रहा हूं। सही है। अब मैं उसे खाली नमाजी कह के पुकारूं तो भाई ये उसकी थोड़ी तौहीन है ना, वो खाली नमाजी थोड़ी ना है, वो तो इतने लोगों का नमाज पढ़ा रहे हैं भाई। अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब कह दूं तो मैंने इसको इसके रुतबे से गिरा दिया ना। ये एक्चुअल बात है, मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल बात, इसको स्पीच नहीं कह रहा, वर्ब कह रहा हूँ। कमाल हो गया। पेश इमाम को मैं कह रहा हूँ भाई इनसे मिलिए खाली नमाजी हैं, कमाल हो गया यार, रुतबे से गिरा रहा हूं मैं। इसी तरीके से खाली नमाजी है, मैंने कहा मिलिए इनसे ये पेश इमाम है, तो मैंने खामा खा उसके रुतबे से उसे बढ़ा दिया। भाई वो है ही नहीं पेश इमाम, वो सिंपली नमाजी है, सिंपल नमाज पढ़ने जाता है। तो इसी तरह खाली रिपोर्टिंग वर्ब को मैं रिपोर्टेड स्पीच कह दूं, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब को पहले वाले को रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच कह दूं, उसके खामखाई रुतबे से भाई इस एग्जैक्ट बेटा ये जो है इन्वर्टेड कॉमास हम नहीं कहें, तो लोग क्यों जैसे कि मैंने अल्ता, जबकि इन्वर्टेड कॉमास के राइट साइड पंक्चुएशन मार्क। देखो बेटा,
अच्छा जी, सही है। सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एक सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप है। सही है, ये दो अलग अलग बातें हैं। ही सेड टू मी एक बात है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार एक बात है। ये दो अलग अलग क्लॉजेज है। अच्छा देखो बेटा, मैं अभी बता दूंगा क्लॉजेस क्या होता है, अभी मैं क्लॉजेस समझा भी दूंगा। सही है, खाली ये नहीं बोलूंगा ये क्लॉज है, क्लॉज की डेफिनेशन भी समझाऊंगा अभी। पहले आप सेंटेंस की डेफिनेशन समझे। एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस होता है। इजी डेफिनेशन समझाई मैंने आपको सेंटेंस की। अच्छा, ये दो अलग अलग क्लॉजेज है, अभी क्लॉज समझाता हूं थोड़ी देर बाद। ही सेड टू मी, ये कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। सही। अच्छा जी बेटा, एक रीजन और सुनो, एक रीजन और सुनो। और वो रीजन क्या है कि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब को इसलिए भी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। बेटा जरा सा समझिएगा, मैं एक टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को नहीं कहते। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को नहीं कहते। सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। सही है, ये बात अभी मैं समझा रहा हूं। फिर आप बोले ये ही क्या है? भाई ही है स्पीकर, और मी ऑब्जेक्ट नहीं है, मी है स्पोकन टू। ये रिपोर्टिंग वर्ब जस्ट अ रेफरेंस है, इसने इससे कहा है, ये बात हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। सही है, अभी ये तीन चीजें मैं समझा रहा हूं, चार चीजें समझाऊंगा। सेंटेंस, क्लॉजेस, सब्जेक्ट और फ्रेज, ये चार चीजें बहुत तंग करती हैं, ये चारों चीजें मैं समझाऊंगा। सही है। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है ये देखिएगा। द सेवन एजेस ऑफ मैन इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब देखो बेटा, इन्वर्टेड कॉमास के राइट साइड पे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप राइट साइड पर है। सही। अब एक और बात सुनो, देखो बेटा, कुछ ग्रामेरियन के दरमियान ये इख्तिलाफ है कि चूंकि इसमें किसी की कही हुई कोट है, अब ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। सही है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार की बात कर रहा हूं। सही है, क्योंकि इसमें किसी की कही हुई कोट है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप इसे कोटेशन मार्क्स कहें। और कुछ ग्रामेरियन का ये इख्तिलाफ है कि नहीं, आप इसे इन्वर्टेड कॉमास कह सकते हैं। सही है। अच्छा, आप जाहिर सी बात है, आप भी समझ रखते हैं, कुछ हर एक इंसान का अपना नजरिया होता है, तो आप भी बात समझ रहे होंगे कि भाई इसमें किसी की कोट है तो क्यों ना इसे कोटेशन मार्क्स ही कहा जाए। सही है, लेकिन कुछ ग्रामर की किताबों में बेटा कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमास कहा गया है। सही है, लेकिन ग्रामेरियन के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। आप में से अगर कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट ओपन करे, सही है, तो उसे अंदाजा हो जाएगा बखूबी कि भाई कोटेशन मार्क्स को वो लोग इन्वर्टेड कॉमास लिख रहे हैं। सही। अच्छा, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं, डबल कोटेशन मार्क्स डले हुए हैं, ये कोई वाजिब नहीं है। सही है, ये कोई वाजिब अमल नहीं है, आप सिंगल भी डाल सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी। यहाँ मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मुझे चार चीजें समझाना बाकी हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और क्लॉज क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है, ये समझाना मुझे भी बाकी है। मैं जरा आपकी एडमिन से पूछ लूं, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं और 6:30 पे आपकी क्लास ऑफ करनी होती है, तो मैं जरा आपकी एडमिन से पूछ लूं। आपकी एडमिन मुझे ओके करती है तो मैं ये आगे कंटिन्यू कर लूंगा, क्योंकि मुझे तसलसल से 20 मिनट चाहिए होते हैं सब्जेक्ट, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस समझाने के लिए। सही है, तो मैं अगर अब मुझे आधा घंटा मिल सकता है तो मैं अभी करा दूंगा, और नहीं मिल सकता तो बेटा जासी बात है, ये मैं अगली पर ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तसलसल नहीं तोड़ना चाह रहा। मैं जरा एडमिन से अभी कांटेक्ट करके, आप ऑनलाइन रहेंगे अभी 1 मिनट के अंदर, मैं कांटेक्ट करके बता रहा हूँ।
जी बेटा, आपके एडमिन ने कहा है कि आप 20 मिनट्स और ले लें। अच्छा जनाब, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होता है। तो देखिएगा 1 मिनट में जो है वो मेरी स्क्रीन ऑन हो रही है, सही है, ताकि मैं वो वाली स्लाइड्स खोल लूँ कि जो है वो क्या नाम है, ताकि मैं ये स्लाइड्स खोल लूँ जिसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं। बेटा मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। जहमत की माजरत, आपके सामने लिख कर आ रहा है। देखो बेटा, आमतौर पे हम पढ़ के आते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को। ये हम पढ़ के आते हैं, ये हमारी लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं, अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं, तो मेरी एग्जांपल्स देखिएगा बस आप। पहली एग्जांपल लिखी हुई आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसके अंदर डूअर क्या है, काम करने वाला क्या है, आई है, आई है, सही है भाई, मैं खेल रहा हूं। अगला देखिएगा, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। डूअर क्या है, काम करने वाला क्या है, ही है, सही है। सब्जेक्ट भी क्या है, ही है। असलम एंड याकूब वर गोइंग देयर, काम करने वाले कौन है, असलम एंड याकूब, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, असलम एंड याकूब। द नीम ट्री वॉज रिटन बाय मिसेस एल्जा काजी, इसके अंदर काम करने वाला कौन हुआ, मिसेस एल्जा काजी। सब्जेक्ट कौन हुआ, बच्चे बड़ी मासूमियत से कहते हैं मिसेस एल्जा काजी, सही है। अब मैं बोलता हूं द नीम ट्री क्या है, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट है। मैं बोलता हूं क्यों, तो बोलते हैं पैसिव वॉइस है। अजीबो गरीब सी लॉजिक लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा भाई, द स्काई इज ब्लू, मैं पूछता हूँ क्या नाम है, डूअर ऑफ एन एक्शन क्या है, बोलते हैं डूअर ऑफ एन, तो कोई काम करने वाला नहीं है। मैंने कहा अच्छा जब काम करने वाला नहीं है तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ, तो कुछ तो बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं स्काई। फिर मैं पूछता हूँ स्काई क्यों, तो बोलते हैं पता नहीं लेकिन स्काई। मैं बोल रहा हूँ भाई डूअर ऑफ एन एक्शन है, कोई काम हो रहा है, बोलते नहीं काम नहीं हो रहा। फिर मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट क्या है, बोले सब्जेक्ट स्काई हो सकता है। अपनी डेफिनेशन को खुद ही तोड़ देते हैं। ही इज अ डॉक्टर, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो कुछ तो बहुत ही मासूमियत सा जवाब देते हैं कि भाई वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी तो करता होगा, सही है। अच्छा फिर मैं भी तो जाहिर सी बात है फॉरन अगली एग्जांपल दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ ही इज हैंडसम, अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, बोलते हैं कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। द स्काई इज ब्लू में भी कोई काम नहीं हो रहा, ही इज अ डॉक्टर में भी कोई काम नहीं हो रहा, ही इज हैंडसम में कोई काम नहीं हो रहा। और कुछ चैंपियंस कहते हैं कि इनके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है। ओपन द डोर, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है, जब आप सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है कि एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है, सही है। अब सुनो मेरी बात, बेटा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को नहीं कहते, कहते ही नहीं है। किसी किताब से मुझे नहीं साबित कर सकते कि सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट की डेफिनेशन डूअर ऑफ एन एक्शन है, सही है। मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देता हूं, आप जाके पढ़िएगा, चले, सही है। इंटरनेट पे अवेलेबल है, इवन मेरे अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, सही है, मैंने डाली हुई है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, सही है। वो किताब है, उस किताब का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। उसके पेज नंबर 132 पर आइएगा, सेक्शन ए पढ़ लीजिएगा पूरा, लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, और आधी डेफिनेशन में यहाँ पेज कर देता हूँ। द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। डूअर वुअर को सब्जेक्ट नहीं कहते, सही है। आप देखो इन्हीं एग्जांपल्स को देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, किसके बारे में बात हो रही है, भाई मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। हो सकता है कुछ कह रहे हो कि क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, क्रिकेट सब्जेक्ट हुआ।
अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है कि क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, तो क्रिकेट के लफ्ज को काट दो। आई एम प्लेइंग, अब किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ। ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी ना बात हो रही है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट है। सही है। अगर किसी को लग रहा है मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है, चलो मैथमेटिक्स काट दो। अब किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। पढ़ाने के बारे में थोड़ी ना हो रही है। पढ़ाना तो समझ में आ गई बात, वर्ब है। असलम एंड याकूब वर गोइंग देयर, असलम एंड याकूब के बारे में बात हो रही है। द नीम ट्री वॉज रिटन बाय मिसेस एल्जा काजी, ओ भाई नीम ट्री के बारे में बात हो रही है यार। एल्जा काजी तो एजेंट है। डूअर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट नहीं कहते, डूअर ऑफ एन एक्शन को एजेंट कहते हैं। सही। तो द नीम ट्री सब्जेक्ट है, एजेंट कौन है? काम करने वाला कौन है? मिसेस एल्जा काजी। द स्काई इज ब्लू, आसमान के बारे में बात हो रही है, स्काई के बारे में बात हो रही है। ही इज अ डॉक्टर, उसके बारे में बात हो रही है। ही इज हैंडसम, उसी के बारे में बात हो रही है। ओपन द डोर, किसके बारे में बात हो रही है? डोर के बारे में बात हो रही है। और इत्तेफाक ये है कि ओपन का इफेक्ट भी डोर पर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी डोर हुआ। ओपन द डोर में, ओपन द डोर में सब्जेक्ट भी द डोर हुआ, ऑब्जेक्ट भी डोर हुआ, दोनों डोर हुए। क्यों? क्योंकि ओपन का इफेक्ट किस पर हो रहा है? जिस पर इफेक्ट हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है। ओपन द डोर में दो एजेंट भी हैं, काम करने वाले भी हैं। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, एजेंट भी है। बात गौर से सुनिएगा, अगर सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछेंगे तो फंस जाएंगे। सही है। ओपन द डोर में तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है, दरवाजे के बारे में बात हो रही है। एजेंट भी है, दो काम करने वाले भी हैं। बताओ दो काम करने वाले कौन है? सही है। मैंने आपसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आप उठे, जाके दरवाजा आपने खोल दिया। जब आपने दरवाजा खोला तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपका दरवाजे से है, तो आप कहलाएंगे डायरेक्ट एजेंट। मैंने आपको बोला था खोलने के लिए, मैं कहलाऊंगा इनडायरेक्ट एजेंट। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ओपन द डोर में सब्जेक्ट द डोर है। सही। देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओ भाई किसके बारे में बात हो रही है? क्लास के बारे में थोड़ी ना हो रही, स्टूडेंट के बारे में हो रही। देयर आर 7 स्टूडेंट्स, वहां 7 बच्चे बैठे हुए, 7 बच्चे हैं। भाई स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। क्लास तो लोकेशन है। सही है। वेयर का आंसर है, वेयर है, कहां बैठे हुए। सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट में गड़बड़ नहीं हो रही होगी, गड़बड़ है तो पूछ ले। सही है। लिखना पड़ेगा, जहमत करनी पड़ेगी, लिख कर याद रखना पड़ेगा। रसूल खुदा की हदीस है, इल्म को लिख कर कैद कर लो, जहां तक मेरी नॉलेज है। सही है, लिख के कैद कर लो। सही है, लिखना आपको पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट समझ दिया, कंफ्यूजन नहीं हो तो। अब सुनिएगा, स्क्रीन 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए पॉज होगी। आप सुनिएगा, क्लॉज होता है, फ्रेज क्या होता है, और बाकी चीजें क्या होती। सही है। मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूं। सही है। देखिएगा भाई, सबसे पहले मैं आपको फ्रेज समझा दूं कि भाई फ्रेज क्या होता है। सही है। देखो बेटा, एक काम करता हूं, सबसे पहले क्लॉज समझा देता हूं। सही है, ताकि वो उसके बाद फ्रेज समझाऊं। सही है, ताकि वो फ्रेज ज्वाइन हो जाए। सही है। फ्रेज क्या होता है सुनिएगा। देखो बेटा, आप क्लॉज, फ्रेज समझा रहा हूं पहले, क्लॉज नहीं समझा रहा पहले। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट आए, एक वर्ब आए, उसे कहते हैं क्लॉज। सही। अब सुनो आगे। सही है। क्लॉज की आमतौर पे दो किस्में होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। सही है। और दे कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। आप सुनो कैसे। मैं आपके घर आया, सही है, सॉरी, आप मेरे घर आए, मैंने आपको चाय बना के दी। सही, चीनी कम थी, आपने कहा आई वांट सम शुगर।
मुझे चीनी चाहिए, बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल क्या नहीं कर सकता, अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए या नॉर्मल शुगर चाहिए, ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ। आप मेरे घर आए, मैंने कहा मेरे बराबर में एक पड़ोसन रहती हैं, उनका नाम है मैरी, मैरी को बिल्लियां बहुत पसंद है, मैरी लाइक कैट्स। अब आप सवाल कर सकते हैं कौन सी, पर्शियन या फलाना दूसरी वाली, या नॉर्मल जो फिर रही होती है। सही है भाई, जोसेफ एक प्लेयर है भाई। अब आप सवाल कर सकते हैं कौन सा वाला, फर्ज करो एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है एक इंग्लैंड में रहता है, आपने वाला कौन सा वाला जोसेफ, इंग्लैंड वाला या ऑस्ट्रेलिया वाला, मैंने भाई कोई सा भी, जो भी मेरा आंसर होगा, मैंने इंग्लैंड वाला भाई। नहीं है तो आप इसमें कौन सा का सवाल कर सकते हैं, क्या सवाल नहीं कर सकते, ये कंप्लीट बात है। सही, यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर हो रही है तो वॉइस में करिएगा। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि मैं अपनी फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा, इस बातों से मेरी बात पूरी नहीं हो रही। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, व्हेन इट इज रेनिंग, व्हेन इट इज रेनिंग, भाई जब बारिश हो रही है, और ये कह के मैं खामोश हो जाऊं तो आप क्या कहेंगे, भाई क्या कह रहे हैं, क्या का सवाल करेंगे या कौन सा का सवाल करेंगे। मैं आपसे खामखा एक बात बोलूं, बिफोर बिकॉज यू वर लेट, भाई क्योंकि तुम देर से आए, तो आप बोलेंगे भाई क्या मतलब क्या, क्या क्या देर से आए क्या, और मैं खामोश हूं। मैं कहूं बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, आप बोलेंगे क्या भाई सोने से पहले क्या, सोने से पहले क्या, अब मुझसे क्या का सवाल करेंगे। बात समझ में यहां पे आपको आ रही होगी। सही, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट बात करता है, डिपेंडेंट क्लॉज इनकम्प्लीट बात करता है। सही है। अब एक और, अब बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन, बच्चों वाले अल्फाज में बात सुनिए। कंप्लीट, जुमला गौर से सुनिएगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट बात को क्लॉज कहते हैं। अगर इनकम्प्लीट बात होगी, कंप्लीट या इनकम्प्लीट बात को क्लॉज कहते हैं। सही है। अगर इनकम्प्लीट बात होगी तो भाई डिपेंडेंट कहलाएगा, कंप्लीट बात होगी तो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। सुनिएगा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग देयर, ही सेड टू मी डिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम गोइंग देयर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सही है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फुल स्टॉप कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, तो सेंटेंस कितने हुए, एक। बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे, अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर डिपेंडेंट लगा हुआ है और फुल स्टॉप एक ही है तो सेंटेंस एक ही कहलाएगा, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। लेकिन आई एम गोइंग देयर अगर अकेला कहीं पर लिखा हुआ है, अकेला कहीं पर लिखा हुआ है, सही है, तो बेटा वो खाली सेंटेंस कहला सकता है। लेकिन उसके साथ एक और क्लॉज ज्वाइन है, अब वो क्लॉज डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फुल स्टॉप एक ही है, तो भाई सेंटेंस एक ही है। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। एक और एग्जांपल लो, इफ यू इनवाइट मी आई कम, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। इफ यू इनवाइट मी डिपेंडेंट क्लॉज है, मैं आपसे कहूं इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे और ये कह के खामोश हो जाऊं, तो आप बोलेंगे क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तुम मुझे बुलाओगे, मैं खामा खामा मैं आपसे ये जुमला बोलूं, अगर आप मुझे बुलाओगे, अगर आप मुझे बुलाएंगे, भाई ये क्या बात हो गई, पूरी बात तो कहें, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सही है, आई विल कम ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट बात है। इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, फुल स्टॉप कितना एक ही है, तो सेंटेंस कितने हुए, एक ही हुए। बात मेरे ख्याल में आप समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी।
हो रही होगा तो बता दीजिएगा। सही? कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, कोई मसला मेरे ख्याल में नहीं हो रहा होगा। सही? अच्छा जी, चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, तो इफ यू इनवाइट मी ये वाला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। कौन सा वाला हिस्सा? मैं जरा लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहला सकता है, और यहां पर ये कंडीशनल क्लॉज भी कहला सकता है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। सही? सही है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं, सही है, जो कि कंप्लीट बात का है या इनकम्प्लीट बात का है। सेंटेंस भी बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड को ही कहते हैं। तो आपको दो चीजें आज समझ में आई, सब्जेक्ट क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। अभी मेरी बात रह गई है अपना, क्या नाम है, फ्रेज क्या होता है, एक बात ये रह गई है, और मेरी एक बात रह गई है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को मैंने काफी हद तक समझाने की इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोशिश करी भी है, और सेंटेंस बस यही होता है कि एक फुल स्टॉप आ जाए, लेकिन थोड़ी सी नोक पलक संवारना अभी बाकी है। तो अब बेटा आप इतना हजम कीजिए अगले हफ्ते तक के लिए, सही है। और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है, और अगले हफ्ते हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सही है। इसलिए मैं कह रहा था इसे 9 मैट्रिक वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत समझना। आगे अगले हफ्ते के बेटा मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।